आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क, वाङ्मय 18 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय ब्रेन वॉशिंग, मनुष्य की स्वतंत्र चेतना का अपहरण। पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। चेतना के उपयोग के लिए प्रकृति संपदाओं का उचित प्रयोग हो, यही औचित्य की मर्यादा है। इससे आगे का अतिक्रमण निश्चित रूप से दुखदायी है। पदार्थ की सत्ता चेतना पर हावी होने लगे तो फिर खतरा ही खतरा। घोड़ा अपने मालिक पर चढ़कर चले, नाव को सिर पर लाद कर यात्री लोगों को चलना पड़े तो यह असमंजस की बात है। आपत्तिकाल की बात दूसरी है। सामान्य प्रचलन के रूप में यह स्थिति चिंतनीय है और अशोभनीय भी। पदार्थ का आकर्षण जब चेतना को लुभाता और उस पर आधिपत्य जमाता है तो यह विडंबना में चेतना का पराभव अनुभव किया जाता है। तत्वदर्शियों ने लोभ और मोह की निंदा की है। यह मर्यादा के अतिक्रमण का विरोध है। वस्तु की उचित आवश्यकता की पूर्ति के लिए नीति युक्त उपायों से साधन उपार्जित किए जाए और उनका सीमित उपयोग निर्वाह के लिए करने के उपरांत जो बचे उसे लोकोपकारी प्रयोजनों में लगा दिया जाए। यही वस्तुओं के पदार्थ के धन वैभव के उपार्जन एवं उपयोग की मर्यादाएं हैं। उतने में निंदा की कोई बात नहीं। लोभ की भर्त्सना इस कारण की गई है कि उसके कारण अति उपयोग और कृपण संग्रह की ललक उत्पन्न होती है। यह लालच जब सिर पर सवार हो जाता है तो उसके लिए अनैतिक और अपराध माने जाने वाले कुकृत्यों को करने में भी संकोच नहीं होता। यह स्थिति व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही अहितकर है। इससे विग्रह उत्पन्न होते हैं और संकट बढ़ते हैं। मोह की निंदा इसलिए है कि प्राणियों के बीच पारस्परिक घनिष्ठता इस सीमा तक रहनी चाहिए जिसमें मानवीय मर्यादाओं का, न्याय एवं औचित्य का उल्लंघन न होता हो। मैत्री के कारण जब अनावश्यक एवं अवांछनीय सुविधाएं देने की बात मन में उठती है तो स्वभावतः पक्षपात उठता है और अन्याय पनपता है। मित्रों, जिनमें मोह होता है उन्हें अत्यधिक महत्व मिलता है और उतनी सुविधाएं दी जाती हैं जो उन्हें अहंकारी, आलसी, दुर्व्यसनी, अपव्ययी बनाती चली जाती हैं। मोह के कारण हम जिन्हें भी अनुचित उपहार देते हैं वे तत्काल तो प्रसन्न होते हैं, पर पीछे प्रखरता नष्ट हो जाने के कारण वे घाटे में ही रहते हैं। मोह सम वितरण और संबद्ध क्षेत्र में कर्तव्य पालन कर सकने का मार्ग रोकता है। प्रेम में सद्गुणों के आधार पर मैत्री पनपती और श्रद्धा एवं घनिष्ठता के रूप में विकसित होती है, जबकि मोह के आधार पर अनुचित लाभ देकर पाए गए व्यक्ति अपने पोषणकर्ता के लिए ही घातक बनते हैं। मोह के कारण चिंतन, श्रम, साधन थोड़े से कुपात्र लोगों पर थोप दिए जाते हैं और सत्पात्रों को उचित अनुदान पाने से भी वंचित रहना पड़ता है। स्वयं मोहग्रस्त भी तो अनीत पोषक एवं अविवेकी बनता ही है।
मित्रों, उपरोक्त पंक्तियों में व्यवहार दर्शन की नहीं, इस तथ्य की चर्चा है कि चेतना का अस्तित्व सर्वोपरि है। शरीर समेत समस्त वस्तुएं उसी की सुविधा एवं प्रसन्नता के लिए हैं, किंतु जब वे ही उल्टे चेतना पर हावी हो जाते हैं और उन्हीं का आकर्षण जीवात्मा को अपने मूलभूत वर्चस्व को गंवा बैठने तक के लिए बाध्य करता है, तो यह बहुत ही महंगा सौदा सिद्ध होता है। इसमें पाने के स्थान पर खोना ही अधिक पड़ता है। इस विश्व उद्यान में जो आनंद मिल सकता था वह तो न जाने कहाँ चला जाता है। उल्टे शोक संताप से अहर्निश जलते कुड़ते रहना पड़ता है। शोक संताप से उल्टे ही जलते रहने कुड़ना पड़ता है। लोभ और मोह का अर्थ आत्मा की मौलिक विशेषताओं को गंवा बैठना और प्रकृति का पदार्थ का उस पर आधिपत्य स्थापित हो जाना ही है लोभ का अर्थ। चेतना की प्रज्ञा इतनी प्रखर रहनी चाहिए कि वह प्रकृत पदार्थों और परिस्थितियों का सही उपयोग कर सकने की अपनी दूरदर्शिता एवं विवेकशीलता को अक्षुण्ण बनाए रह सके, उस पर कोई भी भौतिक दबाव हावी न हो सके, तो ही यह कहा जा सकेगा कि प्राणी स्वतंत्र होकर जी रहा है, उसे भव बंधनों से मुक्ति मिली हुई है। कर्तव्य परायण, मर्यादा पालन का स्वेच्छा, कर्तव्य परायण मर्यादा पालन का स्वेच्छा अनुशासन तो चेतना की तात्विक स्वतंत्रता का चिन्ह माना जाता रहा है। मित्रों, मनुष्य जाति के दुर्भाग्य का एक भयंकर अभिशाप यह रहा है कि उसकी दिव्य चेतना पर प्रकृति के आकर्षण बेहिसाब छाए रहे और वह लोभ मोह के कुचक्र में फंसकर अपने वर्चस्व को प्रखर करने और लक्ष्य को पाने में समर्थ रहा। अधिकांश लोग गला जीवन ही जी पाते हैं। महानता की गरिमा प्राप्त करके तो कोई विरले ही जीवन संग्राम के विजेता बनकर परमेश्वर के दरबार से वापस लौटते हैं। आकर्षण जन्य चिर प्राचीन बंधनों में एक नई कड़ी जो न जाने अभिशाप बनकर मानव समाज की दुर्गत करती चली आई है, वह तो अपने स्थान पर जमी हुई भी है और बढ़ती पनपती भी जा रही है। उसके हटने मिटने की परिस्थितियां तो बन रही हैं। उल्टे एक और नया दुर्भाग्य विज्ञान की नवीनतम देन के रूप में और आधमका है। यह संकट इतना बड़ा है कि यदि उसे विकसित होने का अवसर मिल गया तो समझना चाहिए कि चेतना की आत्मिक स्थिति को भौतिकता ने पूरी तरह निगल लिया। चिंतन तत्व की इतश्री हुई और व्यक्ति उसी तरह विज्ञान की अधिपति सत्ता के अधीन हो गया, जिस तरह पालतू पशुओं का भला बुरा उपयोग उनके स्वामी कहलाने वाले मनुष्यों द्वारा होता है। वैज्ञानिक खोजों ने ऐसे सूत्र प्राप्त कर लिए हैं जिनके आधार पर मस्तिष्क पर जड़ शक्तियों के सहारे अधिकार मिल जाता है और किसी की भी विचारधारा को उसकी स्वतंत्र चेतना के विरुद्ध सोचने और मानने के लिए विवश किया जा सकता है।
मित्रों, पशु के शरीर पर जैसा अधिकार उसके स्वामी का होता है, उसी प्रकार मस्तिष्क मस्तिष्क को विज्ञान ने सत्ताधीशों के सामने स्वेच्छया समर्पण करने के लिए विवश होना पड़ेगा। शरीर के बलपूर्वक उपयोग करने पर प्राणी की स्वतंत्र चेतना कम से कम असहमत नहीं तो विरुद्ध बनी रहती है और भीतर ही भीतर उस स्थिति से छूटने की चेष्टा एवं इच्छा तो बनाए रहती है, पर विज्ञान सम्मोहित व्यक्ति तो वैसा भी कुछ न कर सकेगा। स्वेच्छता समर्पण के लिए बाधित किया गया व्यक्ति यही समझता रहेगा कि स्वेच्छा से ही सब कुछ कर रहा है। प्रस्तुत निर्णय उसके स्वयं के ही किए हुए हैं, जबकि वस्तुतः उसकी निजी मौलिकता, चेतन, इच्छा, प्रकृति एवं आस्था पूरी तरह मूर्छाग्रस्त होकर मृत प्राय स्थिति में पड़ी होगी और उसके चिंतन को दूसरे लोग कठपुतली की तरह संचालित कर रहे होंगे और वह मदारी की रस्सी के इशारे पर उछल कूद करने वाले बंदर के अतिरिक्त और कुछ शेष ही नहीं रह गया होगा। साथियों, फ्रांसीसी वैज्ञानिक प्रोफेसर डेलगाद्रो ने बताया है कि नसों में रक्त चढ़ाने जैसा ही सहजकार मस्तिष्क में इच्छानुकूल आदतों का प्रवेश करा सकना भी है और अगले ही दिनों यह सहज संभव होगा कि प्रवृत्तियों और अभ्यासों की वैसी ही काट छांट की जा सके जैसे अभी फोड़े फुंसियों की होती है। यह जानने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है और मस्तिष्क में किस स्थान पर किस प्रकार की क्षमता का संचालक नियामक केंद्र है। मस्तिष्क में गहरी दबी पड़ी विस्मृतियों को बिजली के झटके देकर ताजा बनाया जा सकता है, जिससे लगने लगा है कि संबंधित घटना अभी अभी हुई है। कनाडा के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर W.G. पेनफील्ड ऐसे इलेक्ट्रोड खोजने में सफल हुए जिनका स्थान कुछ विशेष कोशिकाओं से संबंध जोड़ने पर मनुष्य अतीत की घटनाएं अपने सामने पुनः घटित हो रही सी ही ताजी अनुभव कर सकता है। विगत संवादों, विवादों, चर्चाओं आदि को भी तत्काल संपन्न अनुभव कर सकता है। स्नायु विज्ञानी कार्ल लेशले ने खोज की है कि मस्तिष्क के किस स्तर पर किस शक्ति से कितना विद्युत प्रवाह किए जाने पर किस कालखंड की पुरानी से पुरानी किस किस्म की स्मृतियां ताजा हो सकती हैं। मैकगिल विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल, कनाडा के डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड के विचार ध्वनि और दृश्य का संबंध स्थापित करते हुए उस दिशा में प्रगति की संभावना व्यक्त की है जहां लोगों के मस्तिष्क निर्दिष्ट चिंतन के लिए ही प्रेरित प्रशिक्षित किए जा सकेंगे। साथियों, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर रोगर स्पेरी ने सुदीर्घ काल से संचित आदतों, अभ्यासों से मुक्त होने तथा सर्वथा नए अभ्यासों को गहराई से अपना लेने के लिए मस्तिष्क को प्रेरित कर सकने के अपने प्रयोगों में सफलता प्राप्त की है।
स्वीडन के डॉक्टर हॉलगर हाइडन ने अपने प्रयोगों द्वारा पाया है कि मस्तिष्क की चेतना के आधार स्तंभ रिबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक रसायन की मात्रा को चेतना की विभिन्न परतों को घटा बढ़ाकर प्राणियों के चिंतन की विधि एवं दिशा में परिवर्तन संभव है। इस प्रक्रिया को ब्रेन वॉशिंग नाम दिया गया है। मित्रों, जीव शास्त्री जेम्स ऑल्डस ने चूहों के मस्तिष्क आंशिक नियंत्रण की प्रक्रिया खोज निकाली और उनके मस्तिष्क से बिल्लियों के प्रति भय का भाव निकाल दिया। परिणाम यह हुआ कि चूहे बिल्लियों की पीठ पर बेझिझक चढ़ने दौड़ने लगे। उनके प्रति भय का भाव ही विदा हो गया और वे बिल्लियों को अपने हितैषी वर्ग का मानने लगे। डॉक्टर डी एल्बर्ट ने भी चूहों पर ही प्रयोग किया और उनकी एक ऐसी जाति पैदा की जो रूपाकार में तो वैसी ही है, पर कार्य विधि एवं चिंतन विधि में सर्वथा नई है। डॉक्टर जेवी ल्यूको ने वही प्रयोग तिलचट्टों के साथ किया। डॉक्टर रॉबर्ट्स थॉमसन ने यही प्रयोग प्लेरियन नामक कीड़े पर किया। यह आधा इंच आकार का जलचर कीड़ा है। इसे रेडियो संकेतों के सहारे कुछ भी करने के लिए विवश करना पूरी तरह संभव हो गया। मस्तिष्क की बहिरंग संरचना के संबंध में अब पहले की अपेक्षा बहुत अधिक जान लिया गया है। एक समय था जब मस्तिष्क के भीतर वाली वसा कोशिकाएं तंत्रिकाओं की चिंतन की आधारशिला मानी जाती रहीं और समझा जाता रहा कि जिसका मस्तिष्क जितना भारी और बड़ा होगा वह उतना ही बुद्धिमान होगा। इस मान्यता के कारण मस्तिष्क के स्वरूप का विकास करने के लिए ऐसी औषधियाँ और खाद्य पदार्थों का सरंजाम जुटाया जाता रहा जो उस अवयव को परिपुष्ट बनाने में सहायक सिद्ध हो सके। अब वह अध्याय समाप्त होते जा रहे हैं और समझा जा रहा है कि इस संस्थान के अंतरंग क्षेत्र में काम करने वाली विद्युत शक्ति ही विचार शक्ति बनती है। इस विद्युत को लगभग उसी स्तर की भौतिक विद्युत द्वारा प्रभावित किया जा सकता है और चिंतन के बाहरी दबाव से उभारा या दबाया जा सकता है। इसी क्रम में आगे पढ़कर बताएंगे आपको अगले वीडियो में। सुनते रहिए। ब्रेन वॉशिंग, मनुष्य की स्वतंत्र चेतना का अपहरण, इसी विषय पर अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।